ओके बेटा, हम लोग टैक्सेशन में पहुंचे थे। ये चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और मैं आपको जीएवी के स्टेप्स लास्ट लेक्चर में समझा रहा था कि जीएवी कैसे निकालते हैं, स्टेप्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। ये पहले मैं रफली 2 मिनट रिवाइज करा देता हूँ। इसके बाद आज हम लोग जीएवी का स्टेप 3 सीखने वाले हैं। कब होता है, कैसे होता है, मैं स्टेप्स बताऊंगा, सुनना ध्यान से। सबसे पहले जीएवी में एलएचएस में स्टेप 1 में एलएचएस में आता है फेयर रेंट या म्युनिसिपल वैल्यूएशन, दोनों में से जो बड़ा हो, मतलब इन शॉर्ट जो छोटा हो वो कट कर देना। तो 50 और 75, 50,000 और 75,000 में से 50,000 छोटा है तो उसको कट कर दो, बड़ा हुआ 75,000। आरएचएस में आता है स्टैंडर्ड रेंट, फिर एलएचएस 75,000, आरएचएस 1 लाख, दोनों में से जो छोटा हो। तो 75 और 1 लाख में से छोटा कौन सा है? 75,000। तो हमारे काम का 75,000 है। तो इन दोनों में से जो छोटा हो 75,000 या 1 लाख, दोनों में से छोटा कौन सा है? 75,000। ये हमारा आंसर इस पर स्टेप 1। इसके बाद जो आंसर इस पर स्टेप 1 आया, ये वाला 75,000, इसको हम लोग डायरेक्टली स्टेप 2 के आरएचएस में लिख देते हैं। ये 75,000 को हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं स्टेप 2 के आरएचएस में, राइट। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगा के इसको डायरेक्टली स्टेप 2 के आरएचएस में लिख देते हैं। फिर स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं। अब स्टेप 2 का जो एलएचएस होता है, स्टेप 2 का एलएचएस होता है सबसे पहले एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो हमने इमेजिनरी अमाउंट लिखी 1,20,000, उससे माइनस एक्सपेंसेस ऑन प्रोवाइडिंग टेनेंट्स एमिनिटीज, जो हमने अज्यूम किया 9,000। फिर नेट रेंट आया हमारा 1,11,000। फिर हमने अज्यूम किया कि अनरियलाइज रेंट मतलब बैड डेट्स 2 महीने का होगा। मैंने बताया था कि 2 महीने का बैड डेट्स जो है वो ग्रॉस रेंट पे निकालते हैं। तो हमारा आंसर आया 20,000। फिर वी हमने सॉल्व किया वैकेंसी पीरियड अलाउंस, वो हमने अज्यूम किया था 1 मंथ। तो मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी पीरियड अलाउंस जो है, वैकेंसी पीरियड अलाउंस जो है वो हम लोग सॉल्व करते हैं किस पे? नेट रेंट पे, ठीक है। तो हमारा आंसर आया था 9250। फिर मैंने आपको बताया कि 9250 1,20,000 में थे, पहले 9,000 माइनस किया, ठीक है। फिर बाकी बचा 1,11,000, फिर 20,000 माइनस किया, बाकी बचा, फिर 9250 माइनस किया। तो 1,11,000 में से 20,000 और 9250 दोनों माइनस किया, बाकी आया 81,750। अब 81,750 एंड आरएचएस की जो अमाउंट थी 75,000, इन दोनों में से जो बड़ा हो, तो 75,000 एक, 75,000 ये वाला, राइट, और एक हमारा 75,000 और एक हमारा 81,750। इन दोनों में से जो बड़ा हो वो हमारा होता है आंसर एज पर स्टेप 2। 75,000 और 81,750 दोनों में से जो बड़ा हो वो होता है हमारा आंसर एज पर स्टेप 2। लेकिन इसके आगे अभी और बहुत सारे रूल्स हैं, धीरे धीरे सुनते जाना, देखते जाना। इतना मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 81,750 या 75,000 दोनों में से जो बड़ा हो, हायर अमाउंट हो, वो होता है हमारा आंसर एज पर स्टेप 2। अब इन दोनों में से बड़ा है 81,750, डन। 81,750 दोनों में से बड़ा है, तो यही हमारा आंसर एज पर स्टेप 2 होगा। अब स्टेप 3 क्या होता है, कब होता है, सुनते जाना। सबसे पहली बात तो मैं धीरे धीरे बोलूंगा, रूल्स इजी हैं पर धीरे धीरे बोलूंगा तो याद रहेंगे आपको। इफ द एलएचएस ऑफ स्टेप 2 is more than RHS of step 2 and step 3 will not be done। तो सबसे बड़ी बात ये कि अगर स्टेप 2 का एलएचएस बड़ा है, मतलब ये जो 81,750 था, अगर स्टेप 2 का एलएचएस 81,750 बड़ा है, किससे बड़ा है? आरएचएस से। तो एलएचएस था हमारा 81,750, आरएचएस था 75,000। तो अगर एलएचएस ही बड़ा है, 81,750 ही बड़ा है, किससे? आरएचएस से, तो यही हमारा जीएवी है। ये जो 81,750 आया, यही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। बस इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम लोग अपनी स्टेटमेंट में लेके जाएंगे, जो मेन बड़ी स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट शोइंग द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी,
जो हमारी स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट में पहली लाइन में होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो अगर हमारा LHS बड़ा है स्टेप 2 का, किससे? RHS से, स्टेप 2 के RHS से। अगर ये 81750 बड़ा है और 75,000 छोटा है, तो ये जो 81750 है वही हमारा GAV है, फिर स्टेप 3 नहीं करना। तो इफ LHS ऑफ स्टेप 2 is more than the RHS of step 2, then step 3 will not be done. फिर ये 81750 जो है यही हमारा GAV है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इफ थोड़ा डिटेल में, अगर मोर की जगह पे लेस हो जाए तो क्या? पहले मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, अभी मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैं मोर की जगह पे लेस कर देता हूँ। इफ LHS of step 2, if LHS of step 2 is less than RHS of step 2, then step 3 will be done. अब अगर ये LHS जो है, ये 81750 जो है, ये वाला 81750, ये छोटा बन जाए किससे? RHS से, ठीक है, तो स्टेप 3 करना पड़ेगा। तो हम लोगों को कंपलसरी स्टेप 3 करना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा इफ्स एंड देन्स है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ऑब्वियसली नंबर्स के साथ बताऊंगा तो ज्यादा आइडिया आएगी, नंबर्स के साथ ज्यादा मजा आएगा। मैं क्या करता हूं अभी यहाँ पे अनरियलाइज रेंट जो है, जो बेड डेट्स है, उसको मैं 2 मंथ्स की जगह पे कर देता हूँ 4 मंथ्स कर दें, 2 मंथ्स की जगह पे 5 मंथ्स कर देते हैं 5। ये अनरियलाइज रेंट को मैं 2 मंथ्स की जगह पे 5 मंथ्स कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो वैकेंसी पीरियड अलाउंस था, इसको भी मैं 2 मंथ्स की जगह 5 मंथ्स या 4 मंथ्स कर देता हूँ। एक मिनट, अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं यहाँ पे अज्यूम करूंगा कि हमारा जो बेड डेट्स था, अनरियलाइज रेंट था, वो 2 महीने नहीं था, 5 महीने था। तो अगर हमारा अनरियलाइज रेंट 5 मंथ्स हो तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/12। अब 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/12 करोगे तो हमारा अनरियलाइज रेंट हो जाएगा 50,000, ठीक है। और वैकेंसी पीरियड अलाउंस जो है, ये जो वैकेंसी पीरियड अलाउंस है, इसको भी मैं अज्यूम कर लेता हूँ 5 मंथ्स। अगर मेरा वैकेंसी पीरियड अलाउंस 5 मंथ्स हो तो ये हम लोग निकालते हैं नेट रेंट पे। तो नेट रेंट मल्टीप्लाई बाय 5/12, नेट रेंट था हमारा 1,11,000, 1,11,000 मल्टीप्लाई बाय 5/12, तो यहाँ पे 1,11,000 मल्टीप्लाई बाय 5/12, ये हो जाएगा 46,250। मतलब पहले मैंने U और V दोनों को 2 मंथ्स लिया था, अभी मैंने U और V दोनों को 5 मंथ्स ले लिया। तो क्या चेंज होगा? सबसे पहले ये हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 1,20,000, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस होंगे 9,000, उसमें से हमारा U माइनस होगा 50,000, उसमें से V हमारा माइनस होगा 46,250, ठीक है। तो बाकी कितना पैसा बचेगा? देखो, हमारा ये 1,11,000 आया नेट रेंट। इस 1,11,000 रुपए में से हम लोग 50,000 भी माइनस कर देंगे और 46,250 भी माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू 1,11,000 माइनस 50,000 माइनस 46,250, तो बाकी मेरा आंसर बचेगा 14,750। अब देखो, अब मैंने U और V को 5 मंथ्स, जानबूझ के मैंने U और V की अमाउंट बढ़ा दी बहुत ज्यादा, ताकि मेरा स्टेप 2 का LHS छोटा हो जाए। अब स्टेप 2 का LHS छोटा हो गया, स्टेप 2 का LHS हो गया 14,750, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 14,750 और 75,000 विच एवर इज मोर। तो मेरा स्टेप 2 का LHS अभी चेंज हो गया, अभी मेरा स्टेप 2 का LHS हो गया 14,750, RHS वही है 75,000, RHS यही है 75,000, स्टेप 2 का RHS। तो अब मेरा स्टेप 2 का LHS हो गया 14,750 और RHS हो गया 75,000। इन दोनों में से बड़ी अमाउंट कौन सी है? इन दोनों में से बड़ी अमाउंट है 75,000, इन दोनों में से बड़ी अमाउंट है 75,000। अब ये 75,000 अभी हमारा GAV नहीं है, क्योंकि स्टेप 2 छोटा हो गया। तो अगर स्टेप 2 का LHS छोटा हो गया, अगर स्टेप 2 का LHS छोटा हो गया तो 75,000 हमारा GAV नहीं होगा। अभी GAV सॉल्व करने के लिए हमको एक और स्टेप करना पड़ेगा, स्टेप 3। और स्टेप 3 में भी 3
पोर्शन होते हैं, स्टेप 3A, स्टेप 3B, स्टेप 3C। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेप 3 होगा कब, वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि अगर आपका स्टेप 2 का LHS बड़ा है तो बस वही आपका GAV। स्टेप 2 का LHS बड़ा है तो वही आपका GAV है, आगे कुछ नहीं करना है। लेकिन स्टेप 2 का LHS छोटा है, स्टेप 2 का LHS छोटा है, जैसे यहाँ पे 14750 छोटा है, तो आपको स्टेप 3 करना पड़ेगा। अब स्टेप 3 में 3 पोर्शन होते हैं, मैंने लिख के रखे हैं, पहले मैं स्क्रॉल करके दिखा भी देता हूं और फिर मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन भी करूंगा। स्टेप 3, दिस स्टेप विल बी डन, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 3, दिस स्टेप विल बी डन ओनली व्हेन LHS of step 2 becomes less than या lower than RHS of step 2। ऊपर भी मैंने यही लिख के रखा है, if LHS of step 2 is less than RHS of step 2 then step 3 will be done। वही चीज 2 बार लिख के रखी है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो स्टेप 2 में LHS छोटा हो गया, वो क्यों छोटा हुआ? जो LHS ऑफ स्टेप 2 जो पूरा था ना, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस एक्सपेंसेस, फिर नेट रेंट, फिर माइनस यू माइनस वी, जो स्टेप 2 का LHS छोटा हुआ, वो क्यों छोटा हुआ? इफ ओनली यू इज गिवन, मतलब हमको क्वेश्चन में सिर्फ बेड डेट्स दिया हुआ है, इफ ओनली यू इज गिवन उसका रूल अलग है, इफ ओनली वी इज गिवन मतलब वैकेंसी पीरियड अलाउंस, उसका रूल अलग है, इफ यू एंड वी बोथ आर गिवन, इफ यू एंड वी बोथ आर गिवन इसका रूल अलग है। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन में ओनली यू दिया हुआ है तो रूल्स अलग है, ओनली वी दिया हुआ है तो रूल्स अलग है, यू एंड वी दोनों दिए हुए तो रूल्स अलग है। मैंने यहाँ पे अमाउंट्स लिख के रखी है, लेकिन ये अमाउंट्स मेरे को बहुत सारी चेंज करनी पड़ेंगी, ये पुरानी अमाउंट्स है, सुनते जाना। मैं एक एक करके नए रूल्स लिखते जाऊंगा, जब तक मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं हो कुछ लिखना नहीं, सिर्फ समझते जाओ। पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा बाद में लिखना। देखो, इफ ओनली यू इज गिवन, अगर क्वेश्चन में सिर्फ बेड डेट्स मतलब अनरियलाइज रेंट दिया हुआ है, इफ ओनली अनरियलाइज रेंट और बेड डेट्स इज गिवन, देन बहुत इजी होता है। देखो, इफ ओनली यू इज गिवन, सुनना ध्यान से, मैं बार बार बोल रहा हूं, इफ ओनली यू इज गिवन, that is only unrealized rent is given, and LHS of step 2 becomes less than RHS of step 2. If only U is given and LHS of step 2 becomes less than RHS of step 2, ठीक है। कहने का मतलब है, देखो मैं यहाँ पे चेंजेस करके बता दूं। ओनली यू इज गिवन, अब ये 1,20,000 है, इसमें से पहले 9,000 एक्सपेंसेस माइनस किए, बाकी आया 1,11,000, इसमें से बेड डेट्स माइनस किया 50,000। अब जो वैकेंसी पीरियड अलाउंस है वो दिया हुआ ही नहीं है, ये वी दिया हुआ ही नहीं, ओनली यू इज गिवन। अब ये वी वाली जो सारी अमाउंट्स हैं, ये वाली सारी अमाउंट्स ये मैं हटा देता हूं यहाँ से, वी दिया हुआ ही नहीं है। अब अगर वी दिया हुआ ही नहीं है, मैं वी को थोड़ा साइड में हटा देता हूँ, वी दिया हुआ ही नहीं है। अगर वी दिया हुआ ही नहीं है तो क्या होगा? देखो, ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 1,20,000, मैं स्टेप 2 ही बता रहा हूँ, स्टेप 2 ही बता रहा हूँ। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 1,20,000 माइनस एक्सपेंसेस 9,000, बाकी बचा 1,11,000। इसमें से अनरियलाइज रेंट 50,000 माइनस किया, अब वी दिया हुआ ही नहीं, तो 1,11,000 माइनस 50,000, बाकी कितना बचा? 61,000। अब ये जो 61,000 है, ये जो 61,000 है, ये छोटा है, किससे छोटा है? RHS से छोटा है। 61,000 जो है वो छोटा हो गया, किससे छोटा हो गया? RHS से छोटा हो गया। अब अगर LHS स्टेप 2 का LHS छोटा हो गया, 61,000 हो गया, RHS 75,000 बड़ा है, LHS 61,000 छोटा है, एंड ओनली यू इज गिवन, एंड ओनली यू इज गिवन, वी तो दिया हुआ ही नहीं है, ओनली यू इज गिवन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ी बहुत लाइंस भी ड्रॉ करके बता देता हूं फिर से। हमारा वी जो है वो दिया हुआ ही नहीं है, ओनली यू इज गिवन, तो 1,11,000 रुपए में से
मैंने यू वाली अमाउंट माइनस कर दी 50,000, तो बाकी हमारा आंसर आया 61,000। ये 61,000 छोटा हो गया, एलएचएस छोटा हो गया किससे? आरएचएस से। तो स्टेप 3 तो करना पड़ेगा। एलएचएस छोटा हो गया, आरएचएस बड़ा है 75,000, एलएचएस छोटा है 61,000, तो स्टेप 3 तो करना पड़ेगा। अब स्टेप 3 जब हम लोग करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे स्टेप 3 तो होगा, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ यू दिया हुआ है, ओनली यू इज गिवन। इफ ओनली यू इज गिवन, if only unrealized rent is given and LHS of step 2 becomes less than RHS of step 2, then answer as per step 3A equal to answer as per step 1 equal to GAV तो आंसर एज पर स्टेप 3A इक्वल टू आंसर एज पर स्टेप 1 इक्वल टू GAV इक्वल टू 75,000। तो रूल समझो बेटा। पहली बात, स्टेप 2 का एलएचएस छोटा बनना चाहिए। दूसरी बात, ओनली यू इज गिवन मतलब वी इज नॉट गिवन। स्टेप 2 का एलएचएस छोटा होना चाहिए। ओनली यू इज गिवन मतलब वी नहीं दिया हुआ है। तो जो आंसर एज पर स्टेप 1 था वही हमारा आंसर एज पर स्टेप 3A होगा, वही हमारा GAV होगा, और इसका आंसर था 75,000। तो ये तो बहुत इजी रूल हो गया, बहुत ही इजी रूल हो गया ये तो। डन। ये हमारा स्टेप 3A का GAV कंप्लीट हो गया। ये स्टेप 3A मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया स्टेप 3A होगा कब। ये ऊपर वाली 3 लाइन आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा स्टेप 3A होगा कब। व्हेन ओनली यू इज गिवन एंड स्टेप 2 का LHS छोटा हो जाए, तो हमारा GAV क्या होगा? जो हमारा आंसर इस पर स्टेप 1 था 75,000, वही हमारा GAV है, ठीक है। अब ऊपर जाके स्टेप 2 को और थोड़ा चेंज करेंगे और मैं स्टेप 3B समझाऊंगा। अभी मैं स्टेप 3B समझाऊंगा। ऑब्वियसली स्टेप 3B क्या होगा? आपने हेडिंग पढ़ी होगी अभी तक। इफ ओनली V इज गिवन, इफ ओनली V इज गिवन तो क्या? इफ ओनली V इज गिवन तो क्या होगा? सुनना ध्यान से। इफ ओनली V इज गिवन एंड LHS of step 2 becomes less than RHS of step 2, मतलब वैकेंसी पीरियड अलाउंस दिया हुआ है, V दिया हुआ है, U नहीं दिया हुआ है, अनरियलाइज्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, V दिया हुआ है, ठीक है। तो 3A में क्या था? U गिवन, V नॉट गिवन। 3B में क्या है? V गिवन, U नॉट गिवन। चलो और थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं। इफ ओनली U इज गिवन एंड V इज नॉट गिवन, और थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा। इफ ओनली यू इज गिवन एंड V इज नॉट गिवन, ठीक है। ये स्टेप 3A हो गया हमारा। स्टेप 3B क्या होगा? इफ ओनली V इज गिवन एंड U इज नॉट गिवन, तो और क्लियर हो जाएगा। इफ ओनली V इज गिवन एंड U इज नॉट गिवन एंड LHS ऑफ स्टेप 2 becomes less than RHS ऑफ स्टेप 2, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? LHS ऑफ स्टेप 2 विल बी फुल्ली कॉपीड हेयर, ठीक है। तो मेरा पहले से जो लिखा हुआ है पुराना, वो मैं डिलीट कर देता हूं पहले। ये पुरानी अमाउंट्स है, ये मैं डिलीट कर देता हूं पहले, और मैं नया यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। पूरा मैं फिर से सॉल्व करके बताऊंगा स्टेप 3B कैसे करते हैं। पूरा मैं ऊपर से फॉर्मेट नया यहाँ पे कॉपी करूंगा। अब अगर मान लो कि ओनली V इज गिवन, ये मैं वापस स्टेप 2 में आ गया। अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 1,20,000, एक्सपेंसेस 9,000, नेट रेंट 1,11,000। अब मैं क्या करूंगा? U को हटा दूंगा और V को लेके आऊंगा। अब स्टेप 3B हमारा, अब U नहीं दिया हुआ है तो ये 50,000 में हटा देता हूं। मैंने क्या किया? मैंने U को हटा दिया और U की जगह पे मैं V को लेके आऊंगा। सुनते रहना, देखते रहना। ये U मैंने हटा दिया। अब U की जगह पे मैं V को वापस लेके आऊंगा। ये मैंने साइड में U को साइड में कर दिया, मैं V को वापस लेके आता हूं। यहाँ पे मैं V को लेके आया, ठीक है। ये V को हम वापस लेके आ गए। अभी U को हटा दिया,
राइट, आगे बढ़ते हैं। तो अगर इफ ओनली v is given, if only v is given and u is not given, if only v is given and u is not given, and then LHS of step 2 becomes less. अब मेरा step 2 ही आ गया वापस, 1,20,000 minus expenses 9,000, बाकी बचा 1,11,000। u नहीं दिया हुआ है, v दिया हुआ है 5 months का, तो ये नेट रेंट पे निकालते हैं। 1,11,000 पे 5 months का 46,250, बाकी बचा 64,750। अब ये जो 64,750 बचा स्टेप 2 का LHS 64,750, ये 75,000 से छोटा है। अब फिर से स्टेप 2 का LHS छोटा बन गया। अगर स्टेप 2 का LHS 64,750 छोटा है 75,000 से, तो स्टेप 3 तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टेप 2 का LHS छोटा हुआ, लेकिन अभी क्यों छोटा हुआ? V की वजह से, बिकॉज ऑफ V, बिकॉज मैंने U को हटा दिया, 50,000 को बाजू में ले लिया और V को लिख दिया मैंने। अभी U नहीं दिया हुआ है, V दिया हुआ है। फिर से स्टेप 2 का LHS छोटा हो गया, 64,750 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन, इसको 3B बोलते हैं, इसका कैलकुलेशन बहुत हार्ड होता है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, कि पहले तो पूरा स्टेप 2 का LHS मेरे को यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सुनना, ये थोड़ा हार्ड है। ये स्टेप 2 का जो LHS है, ये पूरा मेरे को वापस से LHS RHS सब कॉपी करना पड़ेगा। पहले ये सब LHS RHS सारा यहाँ तक मेरे को कॉपी करना पड़ेगा। स्टेप 2 सारा फिर से किसमें? 3B में। ये 3B है, इसके अंदर मैं स्टेप 2 सारा फिर से कॉपी करूंगा। सब मैंने सेम कॉपी कर दिया। देखो LHS ऑफ स्टेप 2 विल बी कॉपीड हियर, पूरा LHS ऑफ स्टेप 2 कॉपी कर दो। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 1,20,000 माइनस एक्सपेंसेस ऑन प्रोवाइडिंग एमिनिटीज 9,000, पूरा कॉपी किया मैंने ऊपर से। 1,11,000 नेट रेंट माइनस वैकेंसी पीरियड अलाउंस 46,250, बाकी बचा 64,750, पूरा सेम ऊपर से कॉपी किया है। और आपको फिर से लिखना पड़ेगा, कितना भी टाइम वेस्ट हो। स्टेप 3B के अंदर आपको पूरा स्टेप 2 फिर से कॉपी करना पड़ेगा। LHS पूरा कॉपी कर दो। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है LHS ऑफ स्टेप 2 विल बी कॉपीड हियर। और RHS में क्या करो, जो आंसर इस पर स्टेप 1 था उससे लिखो लेस V मतलब वैकेंसी पीरियड अलाउंस। तो इस 75,000 रुपीज में से जितना वैकेंसी पीरियड अलाउंस था वो माइनस कर दो। RHS 75,000 लिखो, उसमें ये जो वैकेंसी पीरियड अलाउंस था ये वाला 46,250, ये माइनस करो। तो वैकेंसी पीरियड अलाउंस 46,250 माइनस करो, फिर देखो बाकी कितना आता है। तो 75,000 माइनस 46,250, बाकी आएगा 28,750, बाकी आएगा 28,750। मतलब इन शॉर्ट V को दोनों साइड से माइनस करो। LHS तो पूरा सेम कॉपी किया है, तो V तो माइनस यहाँ पे किया हुआ ही है 46,250। RHS में भी V माइनस कर दो। तो RHS में शुरू से लेकर 75,000 ही था, उसमें जो V वाली अमाउंट है 46,250 वो माइनस कर दो, बाकी आया 28,750। अब इस 28,750 इस 28,750 और 64,750 इन दोनों में से जो बड़ा हो, तो इन दोनों में से बड़ा है 64,750। ये हमारा आंसर है इस पर स्टेप 3B, और यही हमारा GAB। यहां से हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट होगी। ओके डन। स्टेप 3B में पूरा स्टेप 2 कॉपी करते हैं, LHS भी RHS भी। पूरा स्टेप 2 कॉपी करो। पूरा स्टेप 2 कॉपी करने के बाद जो ये V है 46,250, ये LHS में तो माइनस किया हुआ है, इसको 46,250 को RHS में भी माइनस करो। बाकी बचा RHS में 28,750, LHS तो पहले भी यही था 64,750, तो 64,750 और 28,750 दोनों में से बड़ा कौन सा है? 64,750, वो आपका GAB है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलेंगे सर LHS ही बड़ा आएगा ना, नहीं, कभी कभी दोनों साइड V माइनस करने के बाद कभी कभी RHS भी बड़ा आता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। मेरा काम है रूल्स बताना, लॉ बताना।
इसलिए प्लीज कोई अपनी ट्रिक, अपना मेथड नहीं बनाना, जैसे मैंने बोला ऐसे ही करना। LHS पूरा स्टेप 2 का सेम कॉपी, LHS पूरा स्टेप 2 का सेम कॉपी, और RHS में जो ये V है 46250 वो RHS में भी माइनस करो, फिर बाकी बचा 28750, 28750 और 64750, जो दोनों में से बड़ा हो वो हमारा GAV, विच एवर इज मोर। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको स्टेप 3A बताया, और स्टेप 3A होता कब है वो भी बता दिया, when only U is given and V is not given and LHS of step 2 becomes lower। ठीक है, तो इसका आंसर तो बहुत इजी होता है, जो आंसर इस पर स्टेप 1 होता है वही GAV होता है, राइट। 3B कब होता है, when only V is given and U is not given। तो पूरा स्टेप 2 का LHS कॉपी, पूरा स्टेप 2 का LHS कॉपी करो और RHS में सिर्फ V माइनस कर दो, फिर दोनों में से जो बड़ा हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टेप 3C पे। अब हम लोग स्टेप 3C पे आ जाते हैं। अब स्टेप 3C कब होगा, when U and V both are given, if U and V both are given, that is if unrealized rent and vacancy period allowance both are given, तो आंसर एज पर स्टेप 3C, ये एक्चुअली इजी होता है, बहुत इजी होता है। आंसर एज पर स्टेप 3C इक्वल टू आंसर एज पर स्टेप 1 माइनस वैकेंसी पीरियड अलाउंस। मैं अच्छी तरह से चेंज करके, करेक्शन करके बताता हूं मैं आपको। आंसर एज पर स्टेप 3C इज इक्वल टू, जो हमारा आंसर एज पर स्टेप 3C, देखो पहली बात तो 3C करना कब है, जब U and V both are given and LHS of step 2 becomes less than RHS of step, राइट। पहली बात तो 3C करना कब है, जब U and V दोनों दिए हों और LHS of step 2 becomes less। अब मैं वापस ऊपर जाऊंगा, जो हमारा ओरिजिनल स्टेप 2 था, जो हमारा ओरिजिनल ये वाला स्टेप 2 था, वापस इसमें आ गया। इसमें मैं U को वापस लेके आता हूं, जहां पे चला गया था U हमने साइड में हटा दिया था, अब मैं U को वापस लेके आता हूं। अब मैं बोलता हूं कि U and V both are given, अब मैं बोल रहा हूं कि U and V both are given, तो स्टेप 3C होगा। तो 1,20,000 एक्चुअल रेंट माइनस एक्सपेंसेस 9,000, बाकी बचा 1,11,000। अब U भी दिया हुआ है 50,000, V भी दिया हुआ है 46250, तो हमारा आंसर आया 14750। अब ये 14750 जो है ये छोटा है, इससे छोटा है 75,000 से, तो 14750 छोटा हो गया 75,000 से। तो अब ये LHS जो है 14750 ये क्यों छोटा हुआ, क्योंकि U and V both are given। जब U and V both are given, तो सीधा ये 75,000 लो RHS वाला, आंसर है स्टेप 1, और इसमें से ये V माइनस कर दो 46250, बस बाकी सब भाड़ में जाए। 75,000 माइनस V मतलब आंसर है स्टेप 1 माइनस V, वही आपका GAV है, ना कुछ लेस ना कुछ मोर, कुछ भी नहीं। आंसर एज पर स्टेप 1 में दे GAV, सॉरी आंसर एज पर स्टेप 1 में दे V माइनस कर दो, तो इसको बोलते हैं स्टेप 3C। हमारा जो स्टेप 3C होगा, पहले देखो कि कब होगा, when U and V both are given, right, and LHS of step 2 becomes less than RHS of step 2, तो आंसर एज पर स्टेप 3C, इसमें कुछ लेस या मोर नहीं होता है, इसमें कुछ भी लेस या मोर नहीं करते हैं। जो आपका स्टेप 2 में RHS था 75,000, RHS ऑफ स्टेप 2 जो था 75,000, इसमें से वैकेंसी पीरियड अलाउंस माइनस कर दो। आपका वैकेंसी पीरियड अलाउंस था 1,11,000 मल्टीप्लाई बाय 5/12, तो आपका वैकेंसी पीरियड अलाउंस था 1,11,000 मल्टीप्लाई बाय 5/12, ये था 46250। अब आप 75,000 में थे 46250 माइनस कर दो। अब आप अगर 75,000 में थे, एक दो करेक्शन करने मेरे को, अगर आप 75,000 में थे 46250 माइनस करते हो तो क्या आएगा, 75,000 माइनस 46250,
तो आंसर आएगा 28750। ये 28750 आपका आंसर है स्टेप 3C है, 28750, और ये आपका GAV, इसको बोलेंगे 3C, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि 3C लगाना कब है। 3C कब लगाना है? जब क्वेश्चन में U and V बोथ आर गिवन, जब क्वेश्चन में U and V बोथ आर गिवन एंड स्टेप 2 का LHS, स्टेप 2 का LHS छोटा हो जाए, U and V बोथ आर गिवन और स्टेप 2 का LHS छोटा हो जाए, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। तो आपका आंसर स्पष्ट स्टेप 3C क्या होगा? आंसर स्पष्ट स्टेप 1 लो 75,000, आंसर स्पष्ट स्टेप 1 लो 75,000 और उसमें से सीधा V माइनस कर दो 46250, बाकी बचेगा 28750। ये 28750 आपका आंसर है, यही आपका GAV है 28750। इसमें कुछ भी लेस या मोर नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये GAV आ गया। इसके बाद मैं सच्ची बताऊं, यहां से तो हमारा मेन आंसर शुरू होगा। अभी तो खाली GAV आया है, अभी तो हमारे स्टेटमेंट की पहली लाइन आई है GAV, राइट। मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूं जितना भी मैंने लिखा अभी तक, और आप लोग बार बार ये वीडियो लेक्चर देखना। हो सकता है एक बार में आपको समझ में नहीं आए, बार बार देखते रहना। ये स्टेप 1 GAV का, ये स्टेप 2, बहुत सारे इफ्स एंड देन्स हैं, देखते रहना। ये स्टेप 2 है सारा। बस इस बात का ध्यान रखना कि स्टेप 3 होता कब है। बहुत बार रिपीट कर दिया मैंने, लिखा भी है मैंने बहुत, लिखना अच्छी तरह। 3A ऊपर चला गया, ये 3A, ये 3B, थ्री बी, और ये 3C। एक्चुअली 3B सबसे लेंथी होता है, 3A और 3C छोटा ही है, 3B थोड़ा लिखने में लेंथी होगा। ये 3C फाइनल डन, ठीक है। मैंने GAV के रूल सारे बता दिए, प्लीज रिपीट करते रहना, रिवाइज करते रहना। बहुत टिपिकल रूल्स हैं, एक बार में दिमाग में नहीं बैठेंगे, बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करना, फिर ये रूल्स दिमाग में बैठेंगे। जो भी डाउट हो, ये मेरा नंबर है, मेरे को कॉल या SMS या WhatsApp करना, जो भी सीखना हो। लिखते रहो, लिखोगे तो ज्यादा आइडिया आएगी, लिखते रहो।